वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। इस डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट किया है rupeefuture.com ने, एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म जहां इंडियन इकोनॉमी, रुपी, डॉलर और जीडीपी सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है। सनलाइंस स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप में यह कंटेंट सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 9 बजे हैं। एक छोटे से कस्बे में रहने वाला सुरेश अपने घर की छत पर बैठा है। उसके हाथ में मोबाइल है और स्क्रीन पर चुनावी भाषण चल रहा है। नेता मंच से जोर जोर से बोल रहा है, अगर हमारी सरकार आई तो हर परिवार को मुफ्त बिजली मिलेगी, हर महिला को हर महीने पैसे मिलेंगे, बस यात्रा मुफ्त होगी, छात्रों को लैपटॉप मुफ्त मिलेंगे। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। सुरेश की आंखों में चमक आ जाती है। वह सोचता है कि अगर यह सब सच हो गया तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तभी उसकी पत्नी नीचे से आवाज देती है कि बिजली का बिल फिर बढ़ गया है। सुरेश मुस्कुराकर जवाब देता है, अगले महीने से नहीं आएगा, नेताजी ने कहा है ना। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई चीज मुफ्त मिले तो लेना चाहिए, लेकिन अर्थशास्त्र का पहला नियम कहता है कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर कुछ मुफ्त दिख रहा है तो उसका भुगतान कहीं और से हो रहा है। और यही बात आज धीरे धीरे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर लागू हो रही है। जब सरकार जनता को कोई सुविधा या पैसा बिना सीधे भुगतान के देती है तो उसे मुफ्त योजना या फ्री भी कहा जाता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात समझनी है कि हर मुफ्त योजना गलत नहीं होती। अगर कोई गरीब बच्चा पढ़ नहीं सकता और सरकार उसे किताबें देती है तो यह खर्च नहीं बल्कि निवेश है। अगर किसी बीमार व्यक्ति को मुफ्त इलाज मिलता है तो यह आर्थिक बोझ नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा है। समस्या तब शुरू होती है जब मदद नीति से निकलकर राजनीति बन जाती है और योजनाएं जरूरत से निकलकर वोट में बदल जाती हैं। मानव स्वभाव बहुत सरल है, हम सभी तुरंत लाभ चाहते हैं। अगर किसी को कहा जाए कि आज 500 रुपये ले लो या 5 साल बाद 5000 रुपये, तो ज्यादातर लोग आज वाले पैसे चुनेंगे। राजनीति भी इसी मनोविज्ञान पर चलती है। नेता जानते हैं कि लंबी अवधि का विकास वोट नहीं दिलाता, लेकिन तुरंत मिलने वाला फायदा वोट दिलाता है। इसीलिए चुनाव आते ही वादों की बारिश शुरू हो जाती है। एक पार्टी कहती है मुफ्त बिजली, दूसरी कहती है बिजली और पानी मुफ्त, तीसरी कहती है सब मुफ्त। और जनता सोचती है जो ज्यादा देगा उसे वोट देंगे। इस तरह लोकतंत्र धीरे धीरे नीति आधारित नहीं बल्कि ऑफर आधारित हो जाता है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, सरकार आखिर ये सब देती कैसे है? क्या सरकार के पास कोई जादुई खजाना होता है? नहीं, सरकार की कमाई मुख्य रूप से 3 स्रोतों से होती है, टैक्स, सरकारी कंपनियों की आय और कर्ज। अब अगर कमाई सीमित है और खर्च बढ़ता जा रहा है तो अंतर कैसे भरेगा? जवाब है कर्ज लेकर। कर्ज लेना अपने आप में गलत नहीं है। अगर कर्ज लेकर सड़क बनाई जाए तो व्यापार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है और टैक्स बढ़ता है, यानी कर्ज विकास में बदल जाता है। लेकिन अगर कर्ज लेकर मुफ्त योजनाएं दी जाए तो कर्ज खर्च में बदल जाता है और खत्म हो जाता है। कोई नई आय पैदा नहीं होती। यही फर्क है उत्पादक खर्च और उपभोग खर्च में। जनता अक्सर यह अंतर समझ नहीं पाती क्योंकि मुफ्त योजनाओं का लाभ तुरंत दिखता है, लेकिन नुकसान धीरे धीरे आता है। जैसे अगर किसी को रोज मिठाई मुफ्त मिले तो शुरुआत में खुशी होगी, लेकिन कुछ साल बाद बीमारी हो सकती है। यानी तुरंत लाभ के पीछे छिपा होता है भविष्य का नुकसान। ठीक इसी तरह तुरंत मिलने वाली मुफ्त सुविधा भविष्य का आर्थिक दबाव बन सकती है। 3 महीने बाद सुरेश सचमुच खुश है। बिजली बिल नहीं आ रहा, पत्नी के खाते में पैसे आ रहे, बस यात्रा मुफ्त है। उसे लगता है जिंदगी आसान हो गई। लेकिन उसी समय राज्य की राजधानी में वित्त विभाग की मीटिंग चल रही है, जहां अधिकारी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि राजस्व कम हो रहा है, खर्च बढ़ रहा है और कर्ज तेजी से बढ़ रहा है। वित्त सचिव धीरे से कहते हैं कि अगर यही चलता रहा तो 5 साल में बजट संभालना मुश्किल हो जाएगा। यह बातचीत जनता नहीं सुनती, उसे सिर्फ मुफ्त मिल रही चीजें दिखती हैं।
असली खतरा यहीं छिपा है। जब जनता सिर्फ लाभ देखती है और सरकार सिर्फ वोट, तो दोनों के बीच एक ऐसा समझौता बन जाता है जो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को कमजोर करने लगता है। यही वह मोड़ होता है जहां से किसी भी देश की आर्थिक दिशा बदल सकती है। असली सवाल यह नहीं है कि मुफ्त योजनाएं अच्छी हैं या बुरी। असली सवाल यह है कि अगर ये योजनाएं जारी रहीं तो इसका बिल कौन भरेगा? सरकार, अमीर लोग या आम जनता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुफ्त योजनाएं सच में मदद करती हैं या सिर्फ भविष्य को गिरवी रख देती हैं? अब कहानी आगे बढ़ती है। सुरेश तो खुश था, लेकिन राज्य की वित्तीय फाइलों में कुछ और ही कहानी लिखी जा रही थी। सरकार के बजट दस्तावेज बताते हैं कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था एक साधारण घर की तरह चलती है। आमदनी सीमित होती है और खर्च अनंत। सरकार की आय मुख्यतः टैक्स, केंद्र से मिलने वाले हिस्से और कुछ सार्वजनिक उपक्रमों की कमाई से आती है। लेकिन जब सरकारें चुनाव जीतने के लिए मुफ्त योजनाओं की घोषणा करती हैं, तो खर्च अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। यही वह बिंदु है जहां से फ्रीबी मशीन चालू होती है। एक ऐसी आर्थिक मशीन जो शुरुआत में जनता को राहत देती है, लेकिन धीरे धीरे खजाना खाली करने लगती है। कई राज्यों में यह स्थिति स्पष्ट दिखाई देने लगी है। उदाहरण के लिए, पंजाब का कर्ज उसकी अर्थव्यवस्था के अनुपात में बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच चुका है, जबकि राजस्थान और केरल जैसे राज्यों में भी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि ये राज्य गरीब हैं। इसका मतलब यह है कि उनका खर्च उनकी आय से कहीं तेज गति से बढ़ रहा है। अर्थशास्त्र में इसे राजकोषीय असंतुलन कहा जाता है, और यही असंतुलन किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। जब सरकार की कमाई कम पड़ जाती है, तो उसे अंतर भरने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। शुरुआत में कर्ज लेना आसान लगता है, क्योंकि इससे जनता को तुरंत लाभ दिया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे यही कर्ज ब्याज के रूप में सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा खा जाता है। कई राज्यों में स्थिति यह है कि उनकी आय का बड़ा प्रतिशत सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार टैक्स इसलिए नहीं ले रही कि विकास करे, बल्कि इसलिए ले रही है कि पुराने कर्ज चुकाए। यही वह मोड़ है जहां विकास रुकने लगता है। जब बजट का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज में चला जाता है, तब सड़क, अस्पताल, उद्योग, रिसर्च और रोजगार जैसी चीजों के लिए पैसा बचता ही नहीं। यही कारण है कि अर्थशास्त्री बार बार चेतावनी देते हैं कि उपभोग पर आधारित खर्च और निवेश आधारित खर्च में अंतर समझना जरूरी है। अगर सरकार कर्ज लेकर फैक्ट्री बनाती है, तो वह भविष्य में आय पैदा करेगी। लेकिन अगर वही कर्ज मुफ्त योजनाओं में खर्च हो जाए, तो वह पैसा बिना कोई आय पैदा किए खत्म हो जाता है। यही वह आर्थिक गणित है जिसे आम जनता नहीं देख पाती, क्योंकि उसे सिर्फ तत्काल लाभ दिखाई देता है। केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कई रिपोर्टों में संकेत दिया है कि राज्यों का बढ़ता कर्ज भविष्य में वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम बन सकता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर यही रफ्तार जारी रही, तो आने वाले वर्षों में कुछ राज्यों को अपने खर्च घटाने, टैक्स बढ़ाने या नई योजनाएं बंद करने जैसे कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। लेकिन राजनीति में कठिन फैसले लेना आसान नहीं होता, क्योंकि मुफ्त योजनाएं तुरंत लोकप्रियता देती हैं, जबकि वित्तीय अनुशासन तुरंत नाराजगी। यही कारण है कि कई सरकारें अल्पकालिक लोकप्रियता को दीर्घकालिक स्थिरता पर प्राथमिकता देती हैं। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। मान लीजिए कोई राज्य चुनाव से पहले नकद सहायता योजना शुरू करता है। शुरुआत में जनता खुश होती है, बाजार में खर्च बढ़ता है और सरकार को लगता है कि योजना सफल रही। लेकिन कुछ साल बाद जब कर्ज का बोझ बढ़ता है और बजट घाटा नियंत्रण से बाहर जाने लगता है, तब वही योजना सरकार के लिए बोझ बन जाती है। भारत के कुछ राज्यों में यही पैटर्न देखा गया है, जहां चुनावी घोषणाओं के बाद राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ा। इस स्थिति को अर्थशास्त्र में पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग ट्रैप कहा जाता है। एक ऐसा जाल जिसमें सरकार खुद फंस जाती है, क्योंकि अगर वह मुफ्त योजनाएं बंद करे तो जनता नाराज होती है
और अगर जारी रखे तो खजाना खाली होता है। सुरेश को अभी भी यह सब समझ नहीं आता, क्योंकि उसकी जिंदगी में तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन आर्थिक तंत्र बहुत धीमी गति से असर दिखाता है, जैसे किसी दीवार में धीरे धीरे दरार पड़ती है और लोगों को तब पता चलता है जब दीवार गिरने लगती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ कहते हैं कि आर्थिक संकट अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे बनता है। पहले कर्ज बढ़ता है, फिर ब्याज बढ़ता है, फिर विकास घटता है, फिर निवेश रुकता है और अंत में नौकरी के अवसर कम हो जाते हैं। यानी शुरुआत मुफ्त से होती है और अंत बेरोजगारी पर। यही फ्रीबी मशीन का असली गणित है, जहां शुरुआत में सबको फायदा दिखता है, लेकिन अंत में कीमत पूरी अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां चीजें सिर्फ सिद्धांत नहीं रहती, बल्कि वास्तविक उदाहरण बन जाती हैं। क्योंकि किसी भी आर्थिक सिद्धांत को सच में समझने का सबसे अच्छा तरीका है जमीन पर उसके असर को देखना। मान लीजिए एक राज्य है जहां चुनाव से पहले सरकार घोषणा करती है, हर महिला को मासिक भत्ता मिलेगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, बिजली मुफ्त होगी, छात्रों को नकद सहायता मिलेगी। शुरुआत में जनता बेहद खुश होती है, बाजार में खर्च बढ़ता है, दुकानों पर भीड़ बढ़ती है और सरकार को लगता है कि उसकी योजना सफल रही। लेकिन असली कहानी 2 से 3 साल बाद शुरू होती है। यही वह समय होता है जब बजट का दबाव धीरे धीरे दिखने लगता है। टैक्स से आने वाली आय उतनी तेज नहीं बढ़ती जितनी तेज योजनाओं का खर्च बढ़ता है। नतीजा, सरकार को उधार लेना पड़ता है। यही पैटर्न कई राज्यों में अलग अलग रूप में देखा गया है। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में पिछले वर्षों में कई बड़ी नकद सहायता योजनाएं शुरू की गईं। इन योजनाओं ने गरीब परिवारों को तुरंत राहत जरूर दी, लेकिन राज्य के वित्तीय दस्तावेजों से पता चलता है कि इन योजनाओं का कुल खर्च राज्य की अर्थव्यवस्था के अनुपात में काफी बड़ा हो गया। इसका अर्थ यह नहीं कि योजनाएं बेकार थीं, बल्कि समस्या यह थी कि उनका आकार राज्य की आय की तुलना में बहुत बड़ा था। जब किसी योजना का खर्च आय से तेज गति से बढ़ता है तो बजट का संतुलन बिगड़ना तय होता है। यही कारण है कि अर्थशास्त्री हमेशा कहते हैं, योजना अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका आकार और वित्तीय स्रोत तय करता है कि वह टिकाऊ है या नहीं। इसी तरह वेस्ट बंगाल में भी कई सामाजिक योजनाएं चल रही हैं, जिनका उद्देश्य गरीबों और महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है। इन योजनाओं का सामाजिक असर सकारात्मक हो सकता है, जैसे महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ना या गरीब परिवारों को सुरक्षा मिलना। लेकिन जब इनका कुल खर्च राजस्व के बड़े हिस्से को खा जाता है, तब सरकार के पास बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए कम पैसा बचता है। आर्थिक विकास का असली इंजन सड़क, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा होता है। अगर बजट का बड़ा हिस्सा नकद या सब्सिडी में चला जाए तो विकास की गति धीमी पड़ जाती है। यह धीमापन तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ साल बाद रोजगार के अवसर घटने लगते हैं और तब जनता को असर महसूस होता है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जो एक छोटा पहाड़ी राज्य है और जहां राजस्व स्रोत सीमित हैं क्योंकि बड़े उद्योग कम हैं और भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं। ऐसे राज्यों में सरकारी आय का बड़ा हिस्सा केंद्र से मिलने वाले अनुदान और टैक्स शेयर पर निर्भर होता है। पिछले कुछ वर्षों में यहां भी कई रियायती योजनाएं और सब्सिडी आधारित फैसले चर्चा में रहे हैं, जिनमें बिजली दरों में राहत, सामाजिक सहायता योजनाएं और अन्य कल्याणकारी घोषणाएं शामिल हैं। समस्या यहां यह नहीं है कि योजनाएं दी गईं, बल्कि यह है कि छोटे राजस्व आधार वाले राज्य जब बड़े पैमाने की सब्सिडी योजनाएं शुरू करते हैं तो उनका वित्तीय संतुलन तेजी से बिगड़ सकता है। अर्थशास्त्री अक्सर पहाड़ी और छोटे राज्यों के संदर्भ में चेतावनी देते हैं कि इनके लिए वित्तीय अनुशासन और भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इनके पास अतिरिक्त आय पैदा करने के विकल्प सीमित होते हैं। यानी बड़े राज्य कुछ हद तक वित्तीय दबाव झेल सकते हैं, लेकिन छोटे राज्य जल्दी संकट में फंस सकते हैं। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं, तमिलनाडु। यह राज्य लंबे समय से कल्याणकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जैसे सब्सिडी,
मुफ्त सुविधाएं और सामाजिक सहायता कार्यक्रम। दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु का मॉडल अक्सर दो तरह की बहस पैदा करता है। एक पक्ष कहता है कि इन योजनाओं ने सामाजिक विकास को तेज किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य सूचकांक बेहतर किए हैं। दूसरा पक्ष कहता है कि अगर खर्च की गति नियंत्रित न रहे तो भविष्य में वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। यही बहस असल में पूरी फ्रीबी राजनीति का केंद्र है। क्या अल्पकालिक राहत दीर्घकालिक जोखिम बन सकती है? आर्थिक दृष्टि से देखें तो समस्या सिर्फ खर्च नहीं है, बल्कि खर्च की संरचना है। मान लीजिए किसी राज्य के पास 100 रुपये का बजट है। अगर उसमें से 70 रुपये वेतन, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी में चले जाएं, तो विकास के लिए सिर्फ 30 रुपये बचते हैं। लेकिन अगर वही राज्य 50 रुपये विकास में लगाए और 50 रुपये सामाजिक योजनाओं में, तो संतुलन बना रहता है। असली संकट तब पैदा होता है जब सामाजिक योजनाओं का हिस्सा लगातार बढ़ता जाता है और निवेश का हिस्सा घटता जाता है। यही स्थिति कई राज्यों में धीरे धीरे बनती देखी गई है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत समझना जरूरी है। स्थायी बनाम अस्थायी खर्च। स्थायी खर्च वह होता है जिसे सरकार एक बार शुरू करने के बाद बंद नहीं कर सकती, जैसे मासिक नकद सहायता। अगर सरकार ऐसी योजना शुरू कर देती है तो उसे हर साल पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे उसकी आय बढ़े या ना बढ़े। यही कारण है कि अर्थशास्त्री स्थायी योजनाएं शुरू करने से पहले सरकारों को बार बार चेतावनी देते हैं कि पहले आय का स्रोत सुनिश्चित करो, फिर योजना लागू करो। अगर स्रोत तय नहीं है तो योजना भविष्य में वित्तीय संकट का कारण बन सकती है। यही वह जाल है जिसे राजकोषीय जकड़न कहा जाता है। इसमें सरकार धीरे धीरे अपने ही फैसलों में फंस जाती है, क्योंकि अगर वह योजनाएं बंद करे तो जनता नाराज होती है और अगर जारी रखे तो कर्ज बढ़ता है। यानी सरकार के पास दोनों तरफ जोखिम होता है। यही वजह है कि कई बार सरकारें नई योजनाएं शुरू करने से पहले पुरानी योजनाओं को बंद करने की हिम्मत नहीं कर पाती। परिणाम, योजनाओं की संख्या बढ़ती जाती है और बजट पर दबाव भी। कहानी में वापस आते हैं सुरेश पर। उसे अभी भी लगता है कि सब ठीक है क्योंकि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में राहत है, लेकिन उसे यह नहीं दिखता कि राज्य का कर्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है। आर्थिक संकट की यही खासियत होती है, वह अचानक नहीं आता, वह चुपचाप बनता है। पहले कर्ज बढ़ता है, फिर ब्याज बढ़ता है, फिर विकास घटता है, फिर निवेश रुकता है और अंत में नौकरी के अवसर कम हो जाते हैं। यानी शुरुआत हमेशा राहत से होती है और अंत अक्सर कठिनाई पर। यही वास्तविक केस स्टडी हमें एक गहरी सच्चाई समझाती है। फ्रीबी योजनाएं तब तक सुरक्षित हैं जब तक उनका आकार नियंत्रित है और उनके लिए स्थायी वित्तीय स्रोत मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही योजनाएं आय से बड़ी होने लगती हैं, वे सामाजिक सहायता नहीं बल्कि आर्थिक बोझ बन जाती हैं। और यही वह बिंदु है जहां से राज्य स्थायी रूप से कर्ज के जाल में फंस सकता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सवाल सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं बल्कि राजनीति की मजबूरी का हो जाता है। क्योंकि अगर मुफ्त योजनाएं आर्थिक जोखिम पैदा करती हैं तो फिर कोई भी सरकार इन्हें बंद क्यों नहीं करती? इसका जवाब समझने के लिए हमें लोकतंत्र की असली संरचना समझनी होगी। लोकतंत्र में सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है? विकास, सुधार, दीर्घकालिक योजना। सिद्धांत में हां, लेकिन व्यवहार में सबसे बड़ा लक्ष्य होता है चुनाव जीतना। यही वह सच्चाई है जो पूरी फ्रीबी राजनीति को चलाती है। कल्पना कीजिए, एक राज्य में चुनाव आने वाले हैं। सरकार के पास दो विकल्प हैं। पहला, वह कहे कि हम अगले 10 साल की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे, निवेश लाएंगे। दूसरा, वह कहे कि हम हर परिवार को तुरंत नकद सहायता देंगे, बिजली मुफ्त करेंगे और गैस सिलेंडर सस्ता देंगे। अब आप खुद सोचिए, आम मतदाता किस विकल्प पर तुरंत प्रतिक्रिया देगा? ज्यादातर लोग दूसरे विकल्प की ओर आकर्षित होंगे क्योंकि उसका लाभ तुरंत दिखाई देता है। यही कारण है कि राजनीति में लंबी योजनाएं भाषण में अच्छी लगती हैं, लेकिन चुनाव जीतने में तुरंत लाभ वाली योजनाएं ज्यादा असर करती हैं। चुनावी रणनीतिकारों का एक अनकहा नियम होता है, मतदाता भविष्य की उम्मीद से ज्यादा
वर्तमान के लाभ पर वोट देता है। यही कारण है कि चुनाव के समय घोषणा पत्र अक्सर आर्थिक दस्तावेज कम और ऑफर लिस्ट ज्यादा लगने लगते हैं। कई बार तो पार्टियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में घोषणाएं बढ़ाती चली जाती हैं। एक पार्टी कहती है हम इतना देंगे, दूसरी कहती है हम उससे ज्यादा देंगे। यह प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे नीति नहीं बल्कि बोली की तरह हो जाती है, जैसे नीलामी चल रही हो और वोट सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मिल जाए। यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है, चुनावी चक्र। भारत में लगभग हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। इसका मतलब है कि राजनीतिक पार्टियां से लगातार चुनावी मोड में रहती हैं। अगर एक राज्य में मुफ्त योजना लोकप्रिय होती है तो दूसरी पार्टियां उसे दूसरे राज्यों में भी लागू करने का वादा करने लगती हैं। धीरे धीरे यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक ट्रेंड बन जाता है। कई विश्लेषक इसे पॉलिटिकल कॉपीकैट इफेक्ट कहते हैं, यानी एक राज्य में जो योजना वोट दिलाए वही दूसरे राज्यों में भी दोहराई जाती है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में जब कुछ सब्सिडी आधारित योजनाएं लोकप्रिय हुईं, तो दूसरे राज्यों की पार्टियों ने भी वैसी ही योजनाओं का वादा करना शुरू कर दिया। इसी तरह कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव के दौरान नकद सहायता, सब्सिडी या मुफ्त सुविधाओं से जुड़ी घोषणाएं प्रमुख मुद्दा बनती रही हैं। यह सिर्फ किसी एक पार्टी या विचारधारा का मामला नहीं है। लगभग सभी राजनीतिक दल जब चुनावी दबाव में आते हैं तो ऐसी घोषणाएं करने लगते हैं। यानी समस्या किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक सिस्टम की संरचना में है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत पहलू समझना जरूरी है। चुनावों की निगरानी करने वाली संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आचार संहिता लागू करती है, लेकिन घोषणा पत्र में किए गए वादों पर उसका नियंत्रण सीमित होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टियां चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कर सकती हैं, भले ही उनके लिए वित्तीय स्रोत स्पष्ट न हो। यही कारण है कि कई अर्थशास्त्री सुझाव देते रहे हैं कि घोषणा पत्रों के साथ वित्तीय स्रोत का विवरण अनिवार्य होना चाहिए, ताकि मतदाता समझ सके कि वादा पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। लेकिन अभी तक यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। राजनीति की मजबूरी को समझने के लिए एक और मनोवैज्ञानिक पहलू देखिए। अगर कोई सरकार मुफ्त योजना बंद करती है तो जनता तुरंत नाराज हो जाती है, भले ही वह योजना आर्थिक रूप से बोझ क्यों ना हो। लेकिन अगर वही सरकार नई मुफ्त योजना शुरू करती है तो उसे तुरंत लोकप्रियता मिलती है। यानी राजनीतिक लाभ हमेशा योजना शुरू करने में है, बंद करने में नहीं। यही कारण है कि योजनाएं शुरू तो आसानी से हो जाती हैं, लेकिन खत्म करना लगभग असंभव हो जाता है। धीरे धीरे सरकारें खुद अपने फैसलों की कैदी बन जाती हैं। इसी स्थिति को कुछ विशेषज्ञ पॉलिटिकल ट्रैप कहते हैं, एक ऐसा जाल जिसमें नेता जानते हैं कि योजना आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है, फिर भी उसे जारी रखना पड़ता है क्योंकि उसे हटाने की राजनीतिक कीमत बहुत बड़ी होती है। लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होती है और जनता अक्सर उसी को चुनती है जो उसे तुरंत राहत दे। इसलिए नेता भी वही देने की कोशिश करते हैं जो तुरंत लोकप्रियता दिलाए। कहानी में वापस आते हैं सुरेश पर। अब उसे मुफ्त सुविधाओं की आदत हो चुकी है। अगर कोई नेता आकर कहे कि यह योजना बंद करनी पड़ेगी क्योंकि राज्य पर कर्ज बढ़ रहा है, तो सुरेश क्या करेगा? वह शायद नाराज होगा और उस नेता को वोट नहीं देगा। यही डर हर सरकार के मन में रहता है। इसीलिए सरकारें कठिन आर्थिक फैसले टालती रहती हैं और आसान राजनीतिक फैसले लेती रहती हैं। यही वो बिंदु है जहां लोकतंत्र का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जनता अल्पकालिक लाभ चाहती है, सरकार चुनाव जीतना चाहती है और अर्थव्यवस्था दीर्घकालिक संतुलन चाहती है। जब ये तीनों अलग दिशाओं में खींचते हैं तो परिणाम होता है आर्थिक असंतुलन। यही कारण है कि कई बार विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर राजनीतिक प्रोत्साहन और आर्थिक अनुशासन के बीच संतुलन न बनाया जाए तो धीरे धीरे वित्तीय संकट की नींव पड़ सकती है। अगर आपको यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सोचने का एक नया नजरिया दे पाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ खबरें नहीं मिलेंगी
यहां आपको मिलेंगे सच के पीछे छिपे कारण, गहराई से किए गए विश्लेषण और वो बातें जो अक्सर कोई बताता नहीं। सब्सक्राइब करके आप सिर्फ एक चैनल को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं जो समझकर सोचती है और सोचकर फैसला करती है। याद रखिए, जागरूक दर्शक ही मजबूत लोकतंत्र बनाते हैं। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस सोच की क्रांति का हिस्सा बन जाइए।